लेकिन अब सेंटर में और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है और पुलिस भाजपा के पास ही है, तो क्या हम महिला सुरक्षा के स्तर पर भी बढ़ोतरी देखते हैं? और लोग कहें कि यार रहना है, क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली जो है अभी काफी अनसेफ माना जाता है। अगर कोई लड़की कहती है कि मुझे दिल्ली जाना है तो उसके पेरेंट कहेंगे कि केवल पूरी व्यवस्था जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास है और एक ही पार्टी का शासन है, तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो ना हो, फिर से शाहीन बाग ना हो, ये जो है ये दोनों को देखना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे आम आदमी पार्टी जाकर कांग्रेस का वोट काटती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे। एक आपका दुश्मन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने आप 7-8 लोग रहेंगे तो भी उसका पैर नहीं हिला पाएंगे। तो ऐसे में जरूरी यही है कि आप 7-8 लोग जो भी हैं आप इकट्ठा हो जाओ, तभी आप उसका पैर थोड़ा हिला पाओगे। उसको जड़ से उखाड़ना तो दूर की बात है। महाराष्ट्र में भी ये हुआ था, हरियाणा में भी ये हुआ था और अब दिल्ली में भी ये हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि संघ की 100% स्ट्राइक रेट रही है। तो बीजेपी को अभी भी संघ की कितनी जरूरत लग रही है आपको? वो पहले से कहते आ रहे कि जो भी इस देश के बारे में सोचता है और जो भी राष्ट्रवाद के बारे में सोचता है हम उसके साथ हैं। जैसे बॉर्डर पर युद्ध खत्म होने के बाद मिलिट्री अपने बैरक में वापस चली जाती है, वैसे संघ वाले अपनी शाखा में वापस चले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष आशा और मेरे साथ है मेरे दो साथी जेनिल पंड्या और प्रथमा करंदीकर। 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और ये नतीजे सभी पॉलिटिकल पंडित्स, पत्रकार और बुद्धिजीवियों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 2015 में जिस दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें देकर आशीर्वाद दिया था और 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें देकर दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, उसी दिल्ली की जनता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर लाकर सिमट दिया है और वहीं अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता जैसे मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। वहीं आतिशी मार्लेना जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, वो भी बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाई है। ऐसे में इन दिल्ली के नतीजों का विश्लेषण करने के लिए और इसे और अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक और एकेडमिशियन डॉक्टर शिरीष कशगर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से चुनाव हार गए, तो इस हार का कारण क्या है? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी थी? क्या ये कांग्रेस की वोट काटे इस वजह से ये चुनावी नतीजे आए, या फिर दिल्ली बीजेपी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, इसका ये मुख्य कारण? इसमें दो सवाल आ गए, एक केजरीवाल की हार और इन जनरल आम आदमी पार्टी की हार। तो अरविंद केजरीवाल की हार का कारण भी ऑब्वियस है, जो कि आम आदमी पार्टी की हार के साथ जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली में अपने आप को एस्टैब्लिश किया था कि एंटी करप्शन मूवमेंट के द्वारा अन्ना को लाए और उन्होंने पूरा एक मूवमेंट चलाया और 3 बार सत्ता उन्होंने हासिल की और हर बार वो सत्ता में अपनी सीटें बढ़ाते थे और लोगों का उन्होंने भरोसा दिया। इनफैक्ट इनिशियली उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए कुछ काम भी किया, हेल्थ सेक्टर में काम किया, एजुकेशन में काम किया, ठीक है, और लोगों को लगने लगा कि हाँ चलो ये लोग एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात लेकर आए थे, ये शायद वो कर रहे हैं। पर पिछले 2 सालों में हमने जो देखा कि जिस प्रकार के गंभीर आरोप उनके ऊपर और उनके साथियों पर लगे, मनीष सिसोदिया हो या खुद अरविंद केजरीवाल, और उनको जेल में जाना पड़ा, तो उससे जिस आम आदमी ने उनको वोट दिया था उसका विश्वास टूट गया। ये पहली बात। और जो वोटर्स जो पहले या तो बीजेपी को वोट देते थे और कांग्रेस को वोट देते और जिन्होंने आपको वोट दिया था वो या तो वापस कांग्रेस की ओर चले गए या बीजेपी की ओर चले गए। ये एक सबसे बड़ा कारण था। और दूसरा तीसरा चौथा कारण ये है कि दिल्ली बेसिकली शहरी विस्तार है। अगर आप उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखें तो ज्यादातर एरिया जो है वो अर्बन एरिया है या सेमी अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया की अपनी खुद की जरूरतें अलग होती है। राइट, आप एक बहुत बड़ा स्टेट है जैसे गुजरात है या महाराष्ट्र है, तो वहां आपके राजनीतिक समीकरण अलग अलग हो सकते हैं, पर दिल्ली में ऐसा मुश्किल,
क्योंकि वहां के लोगों की जरूरतें हिंदू मुसलमान की कम है या दलित और सवर्ण की कम है। वहां लोगों की जरूरतें कॉमन है जो हम हर एक की होती है, रोड, पानी वगैरह वगैरह। उसमें भी समस्याएं पिछले 4-5 साल से आ रही थी। अच्छा, एमसीडी वो भी आपके पास था, वो भी ठीक से नहीं कर पाए, और ये सब चीजें जो है मुझे लगता है इकट्ठा हुई, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जिन दिल्ली के लोगों ने इनको इतनी सीटें दी थी, बीजेपी और कांग्रेस को साफ कर दिया, उन्होंने इनको भी घर का रास्ता दिखाया। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को तो अपनी सीटों का 1/3 सीट मिली है इस बार। अरविंद केजरीवाल तो अपनी सीट हारे ही है, पर साथ में मनीष सिसोदिया, फिर सत्येंद्र जैन, ये सब नेता भी अपनी सीट हारे हैं। तो इसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल था? क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचारी नेता को ही टिकट दे रहे हो, जो कोर्ट ने भी कन्विक्ट किया है, एक एक्सटेंडर बेल पे बाहर है, तो उनका पब्लिक ने उनको क्या रिएक्शन दिया है आपके अनुसार? एग्जैक्टली आपके सवाल में ही उसका जवाब है। एग्जैक्टली यही हुआ कि खुद केजरीवाल भी हारे, है ना। तो उसका एक लोगों के मन में उनकी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के प्रति जो एक आस्था थी, एक स्वच्छ छवि थी उनकी, वो तो धूमिल हो गई। क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक उनको जमानत देने में बहुत लंबा समय लगा, जमानत नहीं मिल रही थी, इतना वाटरटाइट केस उनके खिलाफ था। जैसे तैसे उनको जमानत मिली, और जमानत मिली उसके बाद भी इतनी ज्यादा कड़ी शर्तें थी कि वो कहने के लिए सीएम थे, अदरवाइज उसमें वो ना तो कोई साइन कर सकते थे ना कुछ, राइट। मनीष सिसोदिया को तो खैर इस्तीफा ही देना पड़ा था। तो इसकी वजह से लोगों के मन में ये बात दृढ़ हो गई दिल्ली के कि नहीं, ये कह रहे थे कि हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देंगे, हम स्वच्छ राजनीति करेंगे, पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का शिकार तो है ये लोग खुद हैं। और इन लोगों ने जो हमसे वादे किए थे, उन वादों को भी वो ठीक से पूरा नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली, और एक फैक्टर उसमें साथ में ये भी जोड़ सकते हैं कि हालांकि वो सभी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और वहां उन्होंने गठबंधन की जो राजनीति है वो नहीं की। कांग्रेस और वो दोनों आपस में लड़े, आमने सामने लड़े, और परिणाम देखा कि ऐसी कई सारी सीटें थी जहां कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ, और कांग्रेस को तो खैर नुकसान का सवाल ही नहीं है क्योंकि वो पहले से जीरो पर थी, और इस बार भी वो जीरो पर है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले सभी विपक्षी दलों ने इकट्ठा होकर एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम है इंडिया अलायंस। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे आम आदमी पार्टी जाकर कांग्रेस का वोट काटती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे। तो क्या इंडिया गठबंधन का लक्ष्य सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही था? अभी उसका कोई और आगे उद्देश्य नहीं है? नहीं, ऑन पेपर तो अभी भी वो है। और आपने देखा होगा अभी कल परसों जब वोटिंग काउंटिंग हो रही थी, तब दोपहर को उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था कि और लड़ो अंदर अंदर। उमर अब्दुल्ला भी उसी का हिस्सा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको पता है कि जब आपको पता है कि आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है, एक आपका दुश्मन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने आप 7-8 लोग रहेंगे तो भी उसका पैर नहीं हिला पाएंगे, तो ऐसे में जरूरी यही है कि आप 7-8 लोग जो भी हैं, आप इकट्ठा हो जाओ, तभी आप उसका पैर थोड़ा हिला पाओगे। उसको जड़ से उखाड़ना तो दूर की बात है। यही बात थी, और यही बात जो है वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चलते हुए ना तो राहुल गांधी समझ पाए, ना अरविंद केजरीवाल समझ पाए। एक दूसरी बात है, अरविंद केजरीवाल हमेशा इस मामले में कांग्रेस से कई गुना ज्यादा शातिर साबित हुए। 2013 में जब पहली बार वो आए सत्ता में, तब उन्होंने कहा था मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, तो पॉलिटिक्स में आया, सब कुछ किया, और उन्होंने कांग्रेस का साथ लेकर सरकार बनाई। 2 साल सरकार चलाई, फिर उनको लगा कांग्रेस को कि अरे तो हमारी जगह खा जाएगी, राइट। तो फिर उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया, सरकार गिर गई, और फिर जो सरकार आई वो केजरीवाल ने अपने खुद के बलबूते पर बनाई, और धीरे धीरे अब वो जो इंडिया गठबंधन बना उसका भी हिस्सा बन गए, घुस गए उसके अंदर, राइट। पर ये गठबंधन जो है ये कोई वैचारिक गठबंधन है। एनडीए दूसरा गठबंधन भी है, एनडीए है, जिसका बीजेपी जिसको लीड कर रही है, उसके साथ भी कई सारे पार्टी है। तो उसमें भी कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो किसी जमाने में लेफ्टिस्टों के साथ हुआ करती थी या यूपीए में हुआ करती थी, पर अब वो सत्ता देखकर यहाँ आ गए हैं। नीतीश कुमार उसका वो बढ़िया उदाहरण है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, राइट। सो राजनीति है, राजनीति में ये सब चलता रहता है। कौन सत्ता के नजदीक जाना चाहता है, कौन उसका क्या, पर समस्या कहाँ आती है कि आप
नजदीक के जो गोल है उसको पाने के लिए दूर के जो आपके लक्ष्य है उसको छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसा होता है। सर मेरा अगला सवाल है, दिल्ली के इलेक्शंस की जब से डेट आई तब से आरएसएस ने अपनी चुनावी सभाएं शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र में भी ये हुआ था, हरियाणा में भी ये हुआ था और अब दिल्ली में भी ये हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि संघ की 100% स्ट्राइक रेट रही है। तो बीजेपी को अभी भी संघ की कितनी जरूरत लग रही है आपको? एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, संघ कभी सभाएं नहीं करता, एटलीस्ट पब्लिक मीटिंग्स नहीं करता। संघ के जो कार्यक्रम होते हैं, संघ के खुद के तो शाखा होती है या उनका एकत्रीकरण होता है और उसमें स्वयंसेवक आते हैं और बाकी के लोग, जैसे दशहरा का कार्यक्रम होता है नागपुर में, तो वो पब्लिक के लिए होता है, राइट, और उसमें राजनीति की बात है। आप जो कह रहे हैं वो इस प्रकार का एक बीजेपी के साथ मिलकर या बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कह सकते हैं, इस प्रकार का एक कार्यक्रम रहा होगा, आयोजन रहा होगा कि उन्होंने घर घर जाकर जिन एरियाज में बीजेपी वीक है या बीजेपी की पहुंच नहीं है, वहां जाकर उन्होंने उन लोगों को बताया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किसे वोट देना चाहिए, दैट्स इट। और हमने देखा ये भी क्या है कि जब न्यूज में आया तब लोगों को पता चला कि अच्छा आरएसएस की भी इसमें कुछ कहीं कोई भूमिका रही है। अदरवाइज संघ जो है, यहाँ तक मेरा अनुभव और अभ्यास है, वो कभी इन सब चीजों में कोई प्रचार नहीं करता, क्योंकि प्रचार करना उसका काम नहीं है। जब उसको लगता है कि यहाँ कुछ राष्ट्रवादी विचार को मदद करनी चाहिए वो करता है, और फिर जैसे बॉर्डर पर युद्ध खत्म होने के बाद मिलिट्री अपने बैरक में वापस चली जाती है, वैसे संघ वाले अपनी शाखा में वापस चले जाते हैं। सो द सेम पिक्चर इज हियर। सो ऑब्वियसली, और देखिए ऐसा है कि संघ की ये पहले से बहुत क्लियर भूमिका रही, ऐसा नहीं है कि पहला इलेक्शन, वो पहले से कहते आ रहे कि जो भी इस देश के बारे में सोचता है और जो भी राष्ट्रवाद के बारे में सोचता है हम उसके साथ हैं। बीजेपी सोचती है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज व्हाट द एग्जैक्टली हैपेंड। सर अगला सवाल जो है कि साफ हवा और साफ पानी को छोड़ के अगली चुनी हुई सरकार के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं? नहीं, ये तो सबसे बड़ी दो चुनौतियां हैं, क्योंकि दिल्ली का जिस प्रकार का जो पूरा डेमोग्राफी है, उसके आसपास के राज्य की कई सारी चीजें उसके ऊपर असर होती है। दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, राज्य तो अब बन गया है, पहले शहर ही था, महानगर पालिका थी, तो उसकी अपनी जो एक सिविक इश्यूज होते हैं वो सबसे बड़े इश्यू, राइट, जो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि वो उसको अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो चाहे आप एमसीडी में हो या आप विधानसभा में हो, आपको कोई हाथ नहीं पड़ेगा। बाकी तो क्या है, आप ऊपर गुजराती में कहते हैं ना कि मोसाड़े जम्मन ने माँ पिरसना है, तो बीजेपी का तो क्या, अभी ऊपर नरेंद्र भाई बैठे हैं दिल्ली में, तो फंड्स की तो कोई इश्यू है नहीं, पर अब उनके सामने अगर उसे चैलेंज कहे तो ये है कि एक स्वच्छ शासन देना, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को निकाला है, ऐसा उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे। तो अब उनको ये देखना होगा कि वो भी कहीं पर उनका नाम किसी का भी भ्रष्टाचार में ना है, एक स्वच्छ शासन दे, लोगों की जो जरूरतें हैं उसके ऊपर फोकस करें, और इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, हिंदू मुसलमान दलित सबके लिए काम किया जाए और दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया जाए। तो आप देखेंगे कि जैसे 98 में पहली बार कांग्रेस की सरकार आई शीला दीक्षित की, कंसेक्यूटिव 3 टर्म तक 15 साल वो सीएम रही, और आज दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं दैट इज थैंक्स टू शीला। उसके बाद भी ये भाई साहब आए केजरीवाल, उनको भी 3 बार दिया है ना, तो करीब 15 साल 13-14 साल जो है वो भी सत्ता में रहे। तो दिल्ली का रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली के लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हमने सही लोगों को वहां उठाया है तो उनको मौका दे दें, ताकि दिल्ली जो है वो और आगे बढ़ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट है, दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है, तो जैसे अभी कल नरेंद्र भाई ने भी कहा कि हम एक वैश्विक स्तर का कैपिटल कैसा हो सकता है वो हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी, ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, और कार्यकाल तो 5 साल का है, देखते हैं अभी नए मुख्यमंत्री नई टीम 5 साल में क्या करते हैं। सर अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे। वहीं प्रधानमंत्री जी ने भी एक नारा दिया था कि एक है तो सिर्फ है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमें ऐसे नारे क्यों नहीं सुनाई दिए? बिल्कुल दिए गए थे, ये भी नारे दिए गए थे, शायद आपने भी सुना होगा, नारे बिल्कुल दिए गए थे। इंटरेस्टिंगली हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, योगी जी, हमारे भूपेंद्र भाई समेत जितने मुख्यमंत्री
बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री वहां अलग अलग एरियाज में जाकर प्रचार किया, राइट। और हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी जी ने यही बातें की थी, थोड़े अलग तरीके से की थी, क्योंकि वो दिल्ली अर्बन एरिया है तो थोड़ा सॉफ्ट तरीके से उसको लिया गया था। तो ये बातें हुई थी, थोड़ा उसका तरीका जो है वो अलग था। और ये मैसेज देखिए, एक बात तो हमें समझनी होगी कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी को पता है कौन है, और वो उसको किसी भी परिस्थिति में सिर्फ रेवड़ियों के चलते हुए बाहर नहीं जाने देना चाहता। वो समझ गया था, इतने कंटिन्यूअस इतने साल सत्ता के बाहर रहने के बाद वो समझ गए कि समस्या कहाँ पर है, हमने क्या गलतियां की हैं शीला जी के समय में और केजरीवाल के समय में, कि जिसमें 27 साल तक लोगों ने हमें सत्ता से बाहर रखा। तो वो गलतियां उन्होंने ठीक कर ली। इसमें ये भी चीजें आती हैं कि उन्होंने वो अपना जो कोर वोटर है उसको यूनाइट कर। उसका उदाहरण मैं देता हूँ, मुस्तफाबाद की बात करें। मुस्तफाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ वो मुस्लिम बहुल एरिया, ऑलमोस्ट 40% मुस्लिम, शायद ज्यादा वहाँ है, पर फिर भी वहाँ जो चुनकर आए वो बीजेपी के कैंडिडेट जो कि मुस्लिम नहीं है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? उसका भी कारण है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे उनके और एक और कैंडिडेट थे, उनके बीच में मुस्लिम वोट पूरा बढ़ गया, और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको पूरा वोट जो है, ज्यादातर वोट जो है वो बीजेपी की ओर जो लोग झुके थे, और बीजेपी का जो वोट था सभी ने उसको वोट दिया, तो वो जीत गया। सो इन पॉलिटिक्स ये कैलकुलेशंस भी होते हैं। तो अभी दिल्ली की जीत के बाद नियरली पूरे एनसीआर एरिया में अब बीजेपी का शासन है, तो आप नए कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एनसीआर में देखते हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन और समथिंग, क्या आ सकता है वहां पे? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली की जो डेमोग्राफी है और दिल्ली का जो पूरा एक सिस्टम है उसको देखते हुए मेट्रो के रूट्स और बढ़ेंगे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अभी वहां प्रपोज्ड है या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मुंबई रूट पर तो 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं। शायद मुंबई दिल्ली प्रोजेक्ट हो तो मेरे ध्यान में नहीं है, शायद हो भी सकता है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो चरमरा रहा है, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से जो है वो फैल रहा है, कोई भी बड़ा शहर आज आप देख लीजिए पूरे भारत में वो चारों ओर से फैल रहा है, और लोग बाहर से वहां आ रहे हैं। तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए। आप उनको अच्छी सड़कें पहले बना के दो, उनके लिए अच्छे घरों की व्यवस्था करो, उनको अच्छा पीने का पानी मिले उसकी व्यवस्था करो, वहां रहने को क्लीन एनवायरनमेंट मिले, ये व्यवस्थाएं करो। तो ये सब चीजें अगर एक अच्छे लेवल की वो बना सकते हैं तो मुझे लगता है वही काफी होगी। और भारत के लोग ऐसी कोई चीजें नहीं देखते कि न्यूयॉर्क में लेवल क्या है और हमारा कितना है। वो ठीक है, हमें तो 100 के ऊपर हो तो भी पता नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता कि वो 50 के नीचे नहीं होना चाहिए, 50 के नीचे होना चाहिए प्रदूषण का लेवल, पर ये सब चीजें अगर वो ठीक कर पाए तो फिर हो सकता है कि वो एक दिल्ली मॉडल थे, जैसे अभी अब तक गुजरात मॉडल कहा जाता था, हो सकता है कल को फिर एक डेवलपमेंट का एक दिल्ली मॉडल। तो सर अब एक छोटे से रैपिड फायर राउंड की तरफ जाएंगे कि आम आदमी पार्टी की हार का कारण एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ के आप एक शब्द में क्या परिभाषित करेंगे? अहंकार। और सर अगले में मैं जिनका नाम लूं उनको आपको एक शब्द या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना होगा। अरविंद केजरीवाल, आत्ममुक्त, मनीष सिसोदिया, हारा हुआ सिपाही, मनोज तिवारी, खुशखुशाल नेता, आतिशी मारीवाल, हारी हुई नेत्री, स्वाति, मैं भी खुश तू भी खुश। सर जैसे हमने देखा है कि अगर बीजेपी एक बार किसी राज्य में सत्ता में आती है तो वो लंबी देर तक टिकती है, उसे हटाना उतना आसान नहीं होता है। तो आप दिल्ली में बीजेपी की सत्ता कब तक देखते हैं और इस सत्ता में क्या क्या हम आगे देख सकते हैं? नहीं देखिए, मैं बताता हूँ, अभी मैंने अगले सवाल के जवाब में बताया, ऐसा नहीं है। दिल्ली वालों ने ही 5 साल के बाद उनको फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था बीजेपी को? क्योंकि 5 साल में उनको 3 मुख्यमंत्री बदलने थे, 93 to 98, राइट। 3 मुख्यमंत्री बदले थे। तो लोगों को ध्यान में आ गया कि इनको अपने पहली बार सत्ता दी यहाँ, और ये तो सत्ता टिकाने के बजाय कुछ और ही कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है। पर उसके बाद में कांग्रेस से सरकार आई और शीला जी ने एक लेवल सेट किया और उस लेवल को बढ़ाती ही गई, तो फिर लोगों ने उनको वोट देना शुरू किया कि हाँ हम यही चाहते हैं, आप ये करो। अब जबकि इन्होंने भ्रष्टाचार को हटाया है,
और स्वच्छ शासन देने की बात की है और उन्होंने कहा कि अब हम एक नया मॉडल दिल्ली को बनाएंगे। वो जो भी उन्होंने वादे किए, वो वादे अगर वो समय चलते हुए पूरे करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो आने वाले और 2-3 टर्म जो है वो बीजेपी को कोई हटा नहीं पाएगा। और जो मैंने अभी पहले भी बताया कि दिल्ली का अपना खुद का एक अर्बन एरियाज के लिए या मेट्रोज के लिए एक खुद का अपना एक डेवलपमेंट मॉडल बने, जिसमें प्रदूषण कम से कम स्तर पर हो, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, लोगों को रोड, पानी, बिजली, ये सब सप्लाईज जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से मिले, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो और लोग कहें कि यार रहना है, क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली जो है अभी काफी अनसेफ माना जाता है। अगर कोई लड़की कहती है कि मुझे दिल्ली जाना है तो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि केवल, राइट? तो वो एक जो माहौल बना हुआ है, मानसिकता बनी है, उसमें से भी लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं, दिल्ली इज अ सेफ प्लेस। तो ये सब चीजें हैं, देखते हैं वो कितना होगा। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने तो प्रचार किया ही है, लेकिन उनके काफी अंदर के लोगों ने भी उनके खिलाफ प्रचार किया है, या तो वो करंट हो या तो जैसे कि उनके एक्स मेंबर्स है, स्वाति जी को जैसे देख ले, तो उनका इसमें क्या रोल रहा? क्योंकि बीजेपी की काफी कैंडिडेट से ज्यादा वो एक्टिव थी, जो यमुना से पानी भर के जाना, फिर टैप वाटर का एक्यूए टेस्टिंग करवाना, तो उन सबका क्या प्रभाव रहा और उनका आप क्या फ्यूचर देखते हैं करंट पॉलिटिक्स में दिल्ली के, किसी पक्ष के साथ या फिर इंडिविजुअली? मुझे लगता है कि आगे नहीं तो कुछ समय के बाद शायद स्वाति मालीवाल भाजपा ज्वाइन करेगी और वो पक्का विभीषण साबित हुई आम आदमी पार्टी की। घर का बेटी जो है वो, चूंकि वो दिल्ली विमेन से जो भी कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली कहती है कमीशन, विमेंस कमीशन, उसकी वो हेड रह चुकी है और आम आदमी पार्टी बनी तब से वो अरविंद केजरीवाल के साथ थी। सो शी न्यू ऑल द इन एंड आउट्स, राइट? तो उनको पता था कि इनकी वीकनेसेस क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। उन्होंने बिल्कुल उसी मुद्दों के ऊपर जो है वो घाव किए, तो उसका बिल्कुल फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो अभी तो राज्यसभा सांसद है, तो मुझे लगता है जब उनकी वो खत्म होगी टेन्योर, तब तक या बाद में या पहले हो सकता है वो भाजपा में जुड़ जाए। और सिर्फ स्वाति मालीवाल ही नहीं, जितने भी ऐसे लोग हैं, हमने देखा कि इलेक्शन के बिल्कुल कुछ दिन पहले 7 एमएलए जो है आपके वो जुड़ गए थे बीजेपी में, उसमें से 2 तो जीत गए, राइट? टिकट मिली। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी में अभी और कुछ क्रैक्स दिखे। सर, अगला सवाल मेरा, जैसे कि आपने बोला महिला सुरक्षा, तो उसमें दिल्ली में हम सबको पता है कि दिल्ली रेप कैपिटल भी माना जाता है और उसमें महिलाओं की जो स्तर है वो बहुत, मतलब जो सुरक्षा का स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है। अभी तक जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और कुछ भी बड़ी घटना होती थी तो वो लोग कहते थे कि जी पुलिस तो सेंटर के पास है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब सेंटर में और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है और पुलिस भाजपा के पास ही है, तो क्या हम महिला सुरक्षा के स्तर पर भी बढ़ोतरी देखते हैं? एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैंने इसीलिए अभी कहा कि ये जो निर्भया की घटना हुई थी उसके बाद से लोगों में काफी दिल्ली को लेकर एक नेगेटिव इमेज है कि भाई वहाँ सुरक्षितता नहीं। अब ये अलग बात है कि देश में कई सारे बड़े शहरों में, छोटे गांव में ये घटनाएं होती हैं, इससे भी ज्यादा भयानक घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है। पर अब चूंकि दिल्ली के ऊपर वो ठप्पा लगा हुआ है और उसमें भी जिस प्रकार से इन लोगों ने चीजों को डील किया आम आदमी पार्टी ने, उससे तो ये साबित हो गया कि ये लोग जो है वो हर चीज में अपनी जिम्मेवारी किसी और के ऊपर डालने के लिए तैयार है। तो अब तो बिल्कुल डबल इंजन सरकार अगर है तो उनको ये देखना पड़ेगा कि पूरी व्यवस्था जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास है और एक ही पार्टी का शासन है, तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो ना हो, फिर से शाहीन बाग ना हो, ये जो है ये दोनों को देखना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट सर, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ये सेशन काफी जानकारी वाला रहा और आपको भी आपके सवाल के जवाब मिले हो ऐसी हम आशा करते हैं। तो सवाल पूछते रहिए, हम वापस आएंगे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।